अस्सलाम वालेकुम। ब्राइट स्पार्क CSS अकेडमी के यूट्यूब चैनल स्पीक विद नॉलेज पर आपको खुशामदीद। आज का जो लेक्चर है ये जनरल साइंस एंड एबिलिटी के रिलेटेड है। ऑब्जेक्टिव के पोर्शन को हमने स्टार्ट किया था, सेकंड ये लेक्चर होगा उसमें। पिछले लेक्चर में हमने टोटल 6 क्वेश्चंस को देखा जो कि एक्सट्रैक्ट किए गए थे 1994 टू 2015 के 5 पेपर्स में से CSS के। आज जो है हम उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। नेचुरल डिज़ास्टर्स के ऊपर 8 क्वेश्चंस को और ज्योग्राफी के ऊपर 8 क्वेश्चंस को। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है नेचुरल डिज़ास्टर्स में वो है कि अर्थक्वेक्स की जो मेन रीज़न है वो क्या है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी रीज़न्स हैं इसकी, लाइक वॉल्केनिक एरप्शन है, मैग्मा जो है उसके अंदर हीट और टेम्परेचर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपका जो ग्राउंड लेवल है उसके अंदर जो है इम्पैक्ट आ जाए अगर किसी भी क्लाइमेटोलॉजिकल फैक्टर का, तो तब भी अर्थक्वेक्स की जो है वो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। बहुत ये रेयर सी एक कॉज है, लेकिन जो मेन है इसकी वो है टेक्टोनिज़म। तो आंसर भी आपका टेक्टोनिज़म है। टेक्टोनिज़म मैं आपको बता देती हूँ कि जब आपकी अर्थ क्रस्ट के ऊपर मौजूद जो लेयर्स हैं आपकी, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स, उनके दरमियान क्रेविसेस जब बन जाती हैं तो वो अपनी जगह से मिसप्लेस हो जाती हैं। जब वो अपनी जगह से मिसप्लेस होती हैं तो दरमियान में क्रेविसेस के अंदर से जो है वो वॉल्केनोस को मिल जाता है रास्ता। ठीक है, वो बाहर आ जाते हैं और इन रिज़ल्ट फिर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं। उन वेव्स की वजह से, उन वाइब्रेशंस की वजह से अर्थक्वेक्स अकर होते हैं और इस प्रोसेस को हम टेक्टोनिज़म बोलते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव के हवाले से भी और ऑब्जेक्टिव के हवाले से भी। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है कि जब बैरोमीटर है उसकी रीडिंग में सडन फॉल आ जाए तो क्या होता है। ठीक है, तो स्टॉर्म्स आते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, ऑब्जेक्टिव की अगर बात की जाए तो इनमें जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो इधर जो है टोटल 2 या 3 क्वेश्चंस होंगे जो इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर हैं, लेकिन आपने जितने भी हैं उनको देख लेना है। ठीक है, तो बैरोमीटर की जो रीडिंग है उसमें फॉल जब आता है सडन तो स्टॉर्म्स होते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको इधर बताती चलूँ वो ये कि बैरोमीटर की जो रीडिंग है उसमें अगर स्टीडी फॉल हो, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता उसमें उसकी रीडिंग जो है वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाए टेम्परेचर की वेरिएशन की वजह से, तो रेंज होती हैं। ठीक है, तो बैरोमीटर की वजह से 2 जो हैं वो नेचुरल डिज़ास्टर्स या फिर क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, उसको हम इंडिकेट करते हैं। सडन फॉल की वजह से स्टॉर्म्स आते हैं और स्टीडी फॉल की वजह से रेंज जो हैं वो आपके सामने नज़र आती हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये है कि जो हॉट सब्सटेंसेस हैं वो आपकी ज़मीन की इनर कैविटी से बाहर आते हैं, तो उसकी क्या रीज़न है। ठीक है, वो कैसे अलाउ होते हैं, कौन सी ऐसी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो उनकी पॉसिबिलिटी होती है, उनकी वो एस्केप हो जाते हैं। तो इसकी जो ऑप्शंस थी वो वॉल्केनोस थी, हॉट स्प्रिंग्स और गीजर्स वगैरह। और जो फोर्थ वाली क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट की ऑप्शन थी वो थी ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज ये सारे के सारे ठीक हैं। वॉल्केनोस का आपको पता है, हॉट स्प्रिंग्स जो हैं ये बोलते हैं गर्म पानी की नदियों को। ठीक है, और गीज़र्स जो हैं ये गर्म पानी के चश्मे वगैरह जिनको बोलते हैं। हॉट स्प्रिंग्स जो होती हैं ज़्यादा डेप्थ में से जब कोई फ्लूइड बाहर आता है तो तब बनती हैं, और जो गीज़र्स वगैरह हैं ये गर्म पानी के चश्मे वगैरह जो होते हैं उनको कहा जाता है। इसमें भी ऐसा ही होता है कि कोई इनर जो है प्लेट वो डिस्टर्ब हो चुकी होती है और जो हॉट सब्सटेंसेस है, हॉट फ्लूइड्स वगैरह हैं वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं, और एक जगह पर वो जब एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं तो आपके पास हॉट स्प्रिंग्स या गीज़र्स वगैरह बन जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा डेप्थ में से आते हैं तो आपके पास स्प्रिंग्स बनती हैं, जब थोड़ा अपर लेयर से वो बाहर आते हैं हॉट सब्सटेंसेस तो आपके पास गीज़र्स बनते हैं। इधर डायग्राम में जो ब्लू वाली डायग्राम है सेंटर में ये वॉल्केनोज़ हैं। ठीक है,
वॉल्केनोस में और इन सारी चीज़ों की जो डायग्राम्स हैं वो आपके सामने दिखाई जा रही हैं। राइट पे जो है वो आपके पास गीज़र्स हैं और लेफ़्ट वाली जो डायग्राम है वॉल्केनोस की वो हॉट स्प्रिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। साइक्लोन्स के ऊपर भी 2-3 बार क्वेश्चन जो हैं वो आ चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एयर है उसकी कंडीशन में जब चेंज आता है, ठीक है, एक तो कांस्टेंट एयर होती है और दूसरी क्या है आपके पास मूविंग एयर। मूविंग एयर जो है उसको हम विंड्स बोलते हैं, ठीक है। आपने ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, एयर है, एटमॉस्फेयर है, विंड्स वगैरह, इनको आपने कंफ्यूज नहीं करना। तो जो विंड्स वाली कंडीशन है, वायलेंट विंड्स अगर किसी जगह पर आपको प्रिडिक्ट होती हैं, नज़र आती हैं अलॉन्ग विद रेन्स, तो वो साइक्लोन्स होते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो यही है कि वायलेंट विंड्स एंड रेन्स आर कॉल्ड साइक्लोन्स। जी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो अभी ये देखें, पीछे हमने बैरोमीटर वाला देखा, बैरोमीटर रेन का और स्टॉर्म्स वगैरह की इंडिकेशन के लिए था। अभी जो है ये रिचर स्केल की बात की जा रही है। इधर ये उन्होंने पूछा कि किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये अर्थक्वेक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये देखें, ये भी अभी अगेन रिपीट क्वेश्चन हुआ है। वायलेंट विंड्स एंड रेन्स आर कॉल्ड साइक्लोन्स। यस, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस टॉपिक का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली चीज़ है। यूजुअली लोगों का ये ख्याल है कि ज्योग्राफी के अंदर और जियोलॉजी के अंदर हम अर्थक्वेक्स को स्टडी करते हैं, ठीक है, लेकिन ज्योग्राफी जो है वो एक वास्ट सब्जेक्ट है, जियोलॉजी जो है वो भी एक वास्ट सब्जेक्ट है, टूल है एक आपकी साइंस का। लेकिन जो अर्थक्वेक्स हैं उनको हमने अलहदा से कर दिया है हायर लेवल पे, ठीक है। तो सीज़मोलॉजी है उसकी स्टडी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ज्योग्राफी और जियोलॉजी के साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना अर्थक्वेक्स को। स्पेसिफिकली सीज़मोलॉजी के अंदर हम अर्थक्वेक्स को डिस्कस करते हैं। ये इधर कुछ सीज़मिक बेल्ट्स दिखाई जा रही हैं आपको इस डायग्राम में। ये जो येलोइश कलर में डायग्राम के अंदर लाइंस हैं, ये बेसिकली सीज़मिक बेल्ट्स हैं। साइंटिस्ट क्या करते हैं बेसिकली, सीज़मोलॉजिस्ट, वो बेसिकली क्या करते हैं कि सीज़मिक बेल्ट्स बना देते हैं और उधर अपने जो रिसर्च स्केल्स वगैरह हैं उनको मेंशन कर दिया जाता है, ताकि अगर कहीं पे इंडिकेशन है अर्थक्वेक की तो वहाँ पर मेजरिंग स्टेप्स जो हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स वगैरह उस जगह पर अडॉप्ट कर ली जाएं। लास्ट जो क्वेश्चन है इस टॉपिक का वो ये है कि ओएसिस इज़ नॉट एसोसिएटेड विद। जी, ओएसिस किसको बोलते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। उर्दू में ये नखलिस्तान वगैरह को बोला जाता है। और अब ये नखलिस्तान होते क्या हैं बेसिकली, जब भी कोई डेजर्टी प्लेस में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल पॉसिबल हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि ये जो एरिया है ये नखलिस्तान है। यानी कि उधर क्या होता है, उधर आपके पास वेजिटेशन होती है, उधर आपके पास वाटर होता है, स्प्रिंग्स वगैरह जो हैं उधर से ओरिजिनेट हो जाती हैं। तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। लेकिन इधर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक ह्यूमन बींग्स बहुत कम होते हैं। इराक और ईरान में इनके जो ओएसिस वगैरह हैं ये काफ़ी दिखाई देते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। तो आपका जो क्वेश्चन था वो था कि ओएसिस के साथ कौन सी ऐसी चीज़ है जो एसोसिएट नहीं करती। तो ऑप्शंस में से डेजर्ट था, वॉल्केनोस था, स्टॉर्म्स था एंड नन ऑफ था। तो जो वॉल्केनोस है दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज जो डेजर्ट है उसके साथ ये लिंक नहीं करता, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको जो है वो पता होना चाहिए। वॉल्केनोस जो हैं ये इसके साथ नहीं करते लिंक, जबकि जो डेजर्ट्स हैं वो इसके साथ एसोसिएट करते हैं, लिंक करते हैं। ये समझने वाला एक क्वेश्चन था जी। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ज्योग्राफी, और पहला जो क्वेश्चन है वो डेफिनेशन है आपके पास ज्योग्राफी की। इसको आपने इंटरमिंगल नहीं करना, क्योंकि ज्योग्राफी और इकोलॉजी दोनों की जो डेफिनेशन है वो तकरीबन सेम ही है। द स्टडी ऑफ प्लेसेस ऑफ अर्थ इन इट रिलेशनशिप विद ह्यूमंस एंड इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड ज्योग्राफी। वाइल अगर इस डेफिनेशन के अंदर इधर प्लेसेस ऑफ अर्थ की अगर बात ना की जाती तो इट विल बी इकोलॉजी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा केमिकल है
जिसकी केमिकल वेदरिंग अगर की जाए तो वो उसको रेजिस्ट कर लेता है और उसके ऊपर कोई इम्पेक्ट नहीं आता। ठीक है, अब इधर आपको पता होना चाहिए कि केमिकल वेदरिंग किसको बोलते हैं। ठीक है, अब जो वेदरिंग है ये एक फिनोमिना है बहुत बड़ा ज्योग्राफी में, जो कि आपकी रॉक्स के साथ एसोसिएट करता है। किसी भी रॉक की जब डिसइंटीग्रेशन होती है किसी भी एजेंट की वजह से, लाइक कोई केमिकल है या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई आपका फिजिकल फैक्टर है, तो वो आपकी रॉक को डिसइंटीग्रेट कर देता है, उसको डिज़ोल्व कर देता है, उसके मैस को कम कर देता है। तो इसके जो एजेंट्स हैं उन्हीं की बेस के ऊपर इसका नाम रख दिया गया है वेदरिंग का। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ एनी रॉक इज़ नोन एज weathering, while if you people are talking about your chemical agent then it will be your chemical weathering, and if your rock can easily be weathered through your biological factor then it will be biological weathering। ठीक है, इन द सेम वे जो आपकी फिजिकल और उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजिकल वेदरिंग होती है उसमें भी यही चीज़ होती है। तो आपका जो क्वेश्चन था उसकी डिमांड ये थी कि जो वेदर्ड रॉक है वो कौन सी है, और जो वेदर्ड नहीं होती रॉक जो कि किसी भी किस्म का जो एजेंट है उसको रेजिस्ट कर जाती है वो कौन सी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो रॉक है इसका नाम है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज एक ऐसी रॉक है जिसके ऊपर कोई भी अगर जो एजेंट है वो अप्लाई कर दिया जाए तो वो जल्दी से डिसइंटीग्रेट नहीं होती। तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। आपके पास ये क्वेश्चंस जो थे ये मैंने 4 क्वेश्चंस आपको इस क्वेश्चन में बता दिए, दैट ये जो क्वेश्चन था वेदरिंग क्या है, केमिकल वेदरिंग क्या है, बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या है, फिजिकल वेदरिंग क्या है, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। यस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सॉइल इरोजन जो है वो बेसिकली कैसे होती है, उसका मेन फैक्टर क्या है। तो सॉइल इरोजन का पहले आपको पता होना चाहिए। सॉइल इरोजन जो है बेसिकली बोलते हैं ज़मीनी कटाव को। जब ज़मीन के ऊपर जो सॉइल है उसकी अपर लेयर जो है उसको बहा दिया जाता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है, तो उसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। उससे क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी जो है उसमें इम्पैक्ट आता है। तो जो सॉइल इरोजन है, ज़मीनी कटाव या फिर मिट्टी का कटाव इसको आप कह लें, उसकी जो रीज़न्स है वो है विंड एंड वाटर। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा तेज़ विंड होती है और बहुत ज़्यादा ग्लेशियर वाटर किसी भी सॉइल के ऊपर अप्लाई होता है तो सॉइल इरोजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस, ये भी हमने चीज़ पहले डिस्कस की कि व्हाट आर द प्लेसेस एक्सपीरियंसिंग इक्वल इम्पैक्ट ऑफ द अर्थ क्वेक्स। जब हमने सीज़मोलॉजी को देखा तब मैंने आपको बताया नेक्स्ट डायग्राम में कि सीज़मिक बेल्ट्स जो हैं वो साइंटिस्ट बना देते हैं, सीज़मोलॉजिस्ट जो हैं वो बना देते हैं, और उन्हीं बेल्ट्स के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो नज़र आता है अर्थक्वेक्स का, जो कि उन्होंने इंडिकेट किया होता है। ये आगे आपको रेडिश कलर में जो इधर नज़र आ रहे हैं सर्कुलर बेल्ट्स, दीज आर बेसिकली सीज़मिक बेल्ट्स। यस, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें उन्होंने पूछा है कि इग्नियस रॉक कौन सी है। ऑप्शंस में से तो वो ग्रेनाइट है। इग्नियस रॉक बोलते हैं प्रीलिमिनरी रॉक को। ठीक है, रॉक्स जो हैं अब 3 टाइप्स की होती हैं। जो पहली बनती है उसको इग्नियस रॉक बोलते हैं, और उसके अलावा ये जो रॉक है ये बनती कैसे है ये अभी आपको मैंने पीछे बताया कि जब किसी वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से कोई भी हॉट सब्सटेंस बाहर आता है तो क्या होता है, वो ज़मीन की अपर वाली जो सतह है, अपर लेयर है, उसके ऊपर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। कहीं पे गीज़र्स बन जाते हैं, कहीं पे आपके पास कुछ कह लें कि हॉट स्प्रिंग्स बन जाती हैं, कहीं पे आपके पास जो है वो रॉक टाइप मटेरियल कुछ उधर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी जो रॉक्स हैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल बनती हैं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, बहुत ज़्यादा होने की वजह से, तो वो इग्नियस रॉक्स होती हैं। और जब वो बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हो जाती हैं, सनलाइट से उनका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो जाता है, मिलियन बिलियन ईयर्स लगते हैं, ये कोई इजी ड्यूरेशन नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उन रॉक्स को हम मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। जब वो फर्दर मैच्योर्ड होती हैं तो उनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, यानी कि उनके सेडिमेंट्स बन चुके होते हैं, उनकी वेदरिंग करना बहुत मुश्किल है। तो आपके पास जो ग्रेनाइट है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक रॉक है, और ये पोरस रॉक होती है। ये आपको सामने नज़र आ रहा है, ये जो स्टोन नज़र आ रहा है ये एक्सट्रैक्ट किया गया है इग्नियस रॉक से। यस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि डेजर्ट किन इलाकों को हम कहते हैं।
ठीक है, डेजर्ट का नाम सुनते ही हमारे जहन में आ जाते हैं सैंड ड्यून्स वगैरह। कोई भी ऐसे इलाका जहाँ पर बहुत सारी रेत होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, लेकिन साइंटिफिक टर्म्स के अकॉर्डिंग, साइंटिफिक सर्च के अकॉर्डिंग, ऐसी जगह जहाँ पर एनुअल रेनफॉल 250 मिलीलीटर से कम होता है, उसको हम डेजर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आंसर आपका 250 मिलीमीटर है। डेजर्ट्स ऐसे इलाका जात को बोला जाता है जहाँ पर रेनफॉल जो है वो लेस देन 250 होता है। आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी यही है जो हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा, और वो यही है क्वेश्चन कि जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स होती हैं उनकी अल्ट्रेशन किन रॉक्स में होती है जब वो रॉक्स को बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर प्रोवाइड किया जाए तो। ठीक है, विच रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द अल्ट्रेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स बाय ग्रेट हीट और प्रेशर, दैट पर्टिकुलर रॉक्स आर नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, ये तीनों रॉक्स जो हैं इनका आपने नोट्स मेकिंग करते हुए नाम लिख लेना ये आ सकते हैं। अब देखिए, इग्नियस रॉक का आपने वर्ड पीछे देखा, अब आगे ये मेटामॉर्फिक रॉक्स आ गई हैं, तो हो सकता है कि सेडिमेंट्री के ऊपर क्वेश्चन अभी तक नहीं आया तो वो सेडिमेंट्री का भी पूछ ले, तो ये भी आपने देख लेना है। इग्नियस से जो है वो मेटामॉर्फिक बनती है और मेटामॉर्फिक से सेडिमेंट्री बनती है। ये तीनों रॉक्स की टाइप्स हैं। यस, लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि इग्नियस रॉक्स जो हैं उनके अंदर, ये सपोज एक उन्होंने रीडिंग बना के आपके सामने दी हुई है कि इग्नियस रॉक्स के अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं जिनकी हाफ लाइफ जो है वो 10 मिलियन ईयर्स है। और अब आपने इस जो रॉक है इसकी एज बतानी है। ठीक है, तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब आपको हाफ लाइफ प्रोवाइड की जाए किसी भी केमिकल सब्सटेंस की, किसी भी रॉक की, या कोई भी केमिकल है आपके पास, उसकी आपको पूछा जाए कि एज कितनी हो सकती है, तो आपने हाफ लाइफ को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाफ लाइफ आप किसको बोलते हैं? हाफ लाइफ बोलते हैं कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि अपना आधा मैस जो है उसको खो चुका हो। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम। एक रॉक है फॉर एग्जांपल, वो उसका सपोज एक मैं आपको बता रही हूँ वेट 100 kg था। ठीक है, हाफ लाइफ जो है उसकी कितनी है, वो 50 ईयर्स है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसका जो 100 kg वेट था वो रिड्यूस डाउन होके 50 पे आ गया है, तो इट मीन्स इसका जो लाइफ स्पैन है वो भी क्या होगा, 100 ईयर्स ही होगा। तो इधर आपको 10 मिलियन ईयर्स बताया जा रहा है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास इसकी एज निकल जाएगी, वो है 20 मिलियन ईयर्स। तो ये आपका लेक्चर जो है इधर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह ताला उनको भी हम डिस्कस करेंगे। टोटल 65 क्वेश्चन टॉपिक्स हैं, उनको डिवाइड किया गया है, उसकी लिस्ट बनाई गई है आप सबके लिए। इंशाल्लाह ताला वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसके लिए आप चैनल को विज़िट करते रहा करें, और उसके अलावा सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, ताकि न्यू आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सकें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।